हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग मैग्नेट का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मैग्नेटिक सर्किट को। आज हम देखेंगे आगे का टॉपिक इंडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और रोचक टॉपिक भी है। ठीक है। ऐसे तो फुल्ली जो साइंस है बहुत ही इंटरेस्टेड होता है समझने के लिए कि इसका इफेक्ट ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग सभी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है करिएगा भी, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले और जो कन्फ्यूज़न डॉट कुछ होगा आपको सारा क्लियर होते जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। देर ना करते हुए हम लोग क्लास पे आ जाएं और बात करेंगे आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज मैं क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले ही ये दो फिगर को ड्रा कर लिया, इसलिए क्योंकि थोड़ा टाइम का बचाना था, है ना। तो चलो हम पहले से इसको रेडी कर देते हैं। एक्चुअली है क्या, हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक टर्म भी आ रहा है और मैग्नेटिक टर्म भी आ रहा है, दोनों मिल जाता है तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विद्युत चुंबकीय, विद्युत भी है और चुंबक भी है ना, तो विद्युत चुंबकीय बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इंडक्शन मतलब प्रेरण, मतलब प्रेरण। कहने का मतलब होता है कि नहीं कहता, किसी से हम इस काम को करने के लिए प्रेरणा लिए, है ना। प्रेरणादायक, एक्साइटेशन जिसको बोलते हैं आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में, दैनिक बोलचाल की भाषा में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडक्शन को, इंडक्शन प्रिंसिपल है क्या उसको समझाएंगे। यहाँ पर दो फिगर दिया गया है, क्या है दोनों हम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बस समझना है, कुछ लिखना उखना नहीं है, पहले समझिए, उसमें इंटरेस्ट लाइए, रुचि पैदा करिए इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा और मेरा काम होगा कि आपको इस सब्जेक्ट में जिज्ञासा, रुचि पैदा कर दे। ठीक है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। चलिए आइए तो हम स्टार्ट करें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये तो आप देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि ये मैग्नेट सर रखे हैं, है ना, यानी पोल है। कौन सा पोल है, तो बार मैग्नेट, है ना, छड़ चुंबक जिसको बोल सकते हैं। उसमें पोल है तो आपको मालूम है कि एक एंड पे नॉर्थ होगा, दूसरे एंड पे साउथ होगा। आपको ये भी मालूम है कि नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा और साउथ में फ्लक्स इन करेगा। तो ये जो जानकारी आपको है, इस जानकारी के आधार पे हम इसको ऐसे अरेंज कर दिए। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। ये फिगर समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अब बगल में क्या किए हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। बगल में कुछ किए नहीं है, एक हम खोखला सोलेनोइड जिसको बोला जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल लाना है ना। आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। आप कभी कपड़ा गए होंगे सिलाने के लिए टेलर के यहाँ, तो उसके पास एक इंटरलॉक का मशीन होता है, तो इतना मोटा मोटा धागा का बैंडल रहता है ना। वो धागा जब खत्म हो जाता है तो वो जो खाली डब्बा बचता है, तो उसको देखिएगा, वो चारों बगल कूट का बना रहता है ना, इंसुलेटिंग रहता है, और बीच में क्या रहता है, होल रहता है। बीच में क्या रहता है, होल रहता है, मतलब इस डायरेक्शन से देखेंगे उधर डायरेक्शन में हमको दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर, पूरा बिल्कुल क्या रहता है, होल रहता है। उसको लाइए या उसी टाइप को आप लाइए, है ना। या फिर दूसरे टर्म आपको ये समझा दें तो पार्टी फंक्शन में देखते होंगे, शादी ब्याह के पार्टी फंक्शन में देखते होंगे कि ये एकदम लंबा लंबा जैसा सब लोग बम लाते हैं, है ना। बम फूट जाएगा तो फूटने के बाद जो तुम्हारा खोखा बचेगा जिसको बोलते हैं खोखा, है ना, वो भी कूट का रहता है। तो उसको भी इधर उधर देखिएगा आपको तो आर पार दिखाई देगा, है ना, बीच में जगह है। तो ऐसा ही कुछ आप इंसुलेटिंग मटेरियल लाइए, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है। उस पे करना क्या है कि आप मार्केट से वायर भी खरीद लीजिए और उस पे लपेटा लपेट दीजिए, है ना। ये हो गया टर्न, मान लेते हैं हम एन टर्न लगाए हैं। ठीक है। कोई हो सकता है 5 टर्न लपेटा लपेटेगा, कोई 10 टर्न लगेगा, कोई 50 टर्न। चलो भाई हम एन टर्न लगा दिए। अब क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या सेंस करता है, तो वो करंट को सेंस करेगा। बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में भी यदि उसमें करंट आएगा तो उसको सेंस कर लेता है। सेंसिंग होता है, नहीं होता है कि अच्छा कोई जानवर है, मान के चलो कि जो कुत्ता है ना, वो तुरंत सूंघ करके बता देता है ना। देखते हो कि फौजी लोग या फिर जहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, अधिकारी लोग या फिर बहुत बड़ा क्राइम होता है ना, कहते कुत्ता लगे गया खोज दिया कहाँ क्या है। तो बहुत सेंसिटिव होता है वो, है ना, वो सूंघ करके पता कर लेता है। उसी टाइप के यहाँ पर एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है,
जो करंट को सेंस करेगा कि सर्किट में करंट है कि नहीं। आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना भी है, लेकिन ये सिलेबस में आपको शायद नहीं दिया है, लेकिन आप आईटीआई यदि किए होंगे ठीक ढंग से तो वहाँ पढ़ना था। तो मानिए एक इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, हम जी से इंडिकेट कर दिए हैं, और एक निडल आपको नजर आएगा, यानी वो निडल में मूवमेंट हुआ, इसका मतलब है कि उसमें करंट आया। नहीं मूवमेंट होगा मतलब कोई भी करंट नहीं आएगा। इतना को ले करके आप ऐसे अरेंज कर लेना है, और अरेंज कर करके आपको अस्थिर से रुकना है। फिर क्या करना है, ये दोनों फिगर समझ में आया हमने क्या किया। एक इंसुलेटिंग मटेरियल लिए यानी हॉलो लिए हैं, है ना, उसके आर पार हमको ये साइड से ये साइड बिल्कुल एकदम हॉलो है, हम उसमें यदि मानो इस पेन को उसमें डालेंगे तो वो चला जाएगा, ये साइड से वो साइड चला जाएगा, ऐसा समझ लेना, ठीक है। और उस पर हम क्या किए हैं, ये लपेटा लपेट दिए हैं, किस चीज को, वायर को, और नीचे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इस मैग्नेट बार को, इस मैग्नेट को हम इस हॉलो में अंदर पुश करेंगे, है ना, ये अंदर हम इसको भेज रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट फिगर में थोड़ा सा ये गया है, तब देखिएगा क्या होगा, इस कंडक्टर को ये जो फ्लक्स है वो पास में आ गया है, यहाँ पे पास पे आया है, नहीं आया है, दूर में है, ये फ्लक्स है और ये आपका वायर है यानी कंडक्टर है। तो इस मशीन में देखिएगा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट में कोई हलचल पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कि जैसा ही आप इसको थोड़ा सा अंदर किए हैं तो इसके निडल में डिफ्लेक्शन हो गया है, हलचल हो गया है ना। वो निडल जो बीच में था, इस फिगर में देखिए पूरे बीच में है, इसमें देखिएगा थोड़ा झुक गया है। झुकने का सेंस ये हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ करंट आया है। तो करंट कैसे आया भाई, आप तो सप्लाई नहीं दिए हो। हम तो यही ना जानते हैं करंट होने के लिए कि उसमें सप्लाई दिया जाए, सर्किट क्लोज हो, तभी उस सर्किट में करंट जाएगा। यहाँ तो भैया कोई करंट दिए ही नहीं, सिर्फ किए हैं क्या, मैग्नेट को हम इन करवाए हैं, है ना, मैग्नेट को इन करवाए हैं, देख रहे हैं कि ये हलचल हो रहा है। फिर मैग्नेट को हम वापस ले आएंगे, नेक्स्ट फिगर में देखिए, मैग्नेट जो जहां हम अंदर डाले थे उसको बाहर कर दिए, तो फिर ये अपने पोजीशन में आ चुका है, यानी इसमें फिर कोई करंट नहीं है। बात आ रहा समझ में, बातें समझ में आ रही होगी। ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये साइंटिस्ट लोग कर रखा है ना, हम उसको पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो ऐसे जो घटना हो रही है, ऐसा जो इफेक्ट हो रहा है सर्किट में कि मैग्नेट को हम मोशन में करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, मोशन, यानी गति दो, कंडक्टर को अस्थिर रखो और मोशन दो, किसको, इस मैग्नेट को, मैग्नेट का मतलब फ्लक्स को, ये मैग्नेट बोलने का मतलब क्या है, फ्लक्स को। यह जो फ्लक्स है, यहाँ जो ये कंडक्टर है, एन लपेटा जो लपेटे हैं ना, जैसा ही अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, जा रहा है बाहर आ रहा है, इस तरह से इसमें यदि होता है तो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ध्यान से देखिएगा, इंड्यूस्ड उत्पन्न, ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, है ना। और यदि सर्किट क्लोज कर दिए हैं, ये सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से निडल मूव करेगा। इस घटना को ही, इस तरह के इफेक्ट को ही इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। दूसरे भाषा में यदि आपको समझाने का हम प्रयास करें आपके लोकल लैंग्वेज में, तो ये समझिए बगैर कनेक्शन का जो इफेक्ट हो उसको हम इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। इसमें बाहर से कोई सप्लाई कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ मैग्नेट को हम पुश अप किए हैं ना, अप डाउन किए हैं, तो उसके अंदर में वो करंट उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, करंट उत्पन्न हो गया। ऐसे घटनाएं जो घट रही है, ये जो फिनोमिनन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन कहते हैं। एक लाइन में, छोटी सी भाषा में, छोटा सा टर्म में हम लोग इंडक्शन को ऐसे समझेंगे। कोई प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या समझ में आ रहा है। तो आज जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, यही स्टार्ट हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर ही फराडे साहब, है ना, एक लॉ दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आ रहा है समझ में। तो देखिए आप हेडिंग जो लगाएंगे ध्यान से देखिए ना, अभी करना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखिएगा यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखिएगा, ये फिगर 1
फिगर फर्स्ट और ये फिगर सेकंड, और इसके बाद एक फिगर हम और रखे हैं, फिगर थर्ड। ये तीनों फिगर को आपको लिख लेना है, ठीक है। और लिख करके सिर्फ समझने के लिए हम लिखाए हैं, हमको विशेष लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लिखाना कम है समझाना ज़्यादा है। लिखने के लिए और लिखाने के लिए आपको कॉपी बहुत भरा हुआ होगा, बहुत सारे किताब आपके पास भरा हुआ होगा, लेकिन आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। अब जब हम समझाएंगे, जब लेक्चर देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद कोई भी पुस्तक आपके पास उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसे अभी आपको थोड़ा दिक्कत आता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेहनत किए होंगे, उनको भी समझ में ये सारी बातें आ रही होगी। तो इंडक्शन क्या है वो समझ में आ रहा है, इसमें जो करंट आया, इसमें जो निडल जो हलचल हुआ, डिफ्लेक्शन जो हुआ, वो इंडक्शन प्रिंसिपल के तहत हुआ, है ना। और इसी प्रिंसिपल पर आपका मशीन वर्क करेगा बहुत सारा। आते हैं अब देखते हैं कि कैसे वर्क वो करेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग लगाएंगे आप लोग फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिखिए हेडिंग। अच्छा, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखना। ये जो ऐसे हो रहा था, ये जो ऐसे हो रहा था, तो आपको मालूम है कि ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है और ये टर्न है, ये टर्न है। तो होता क्या है कि फ्लक्स को, ये जो फ्लक्स है इस कंडक्टर को लिंक किया, ये फ्लक्स जो है इस कंडक्टर को क्या किया, लिंक किया। लिंक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिंक किया है ना, एक दो टर्न है, दो ही अच्छा तीसरा टर्न को भी थोड़ा सा टच कर रहा है, देख लीजिएगा इसमें, ये टर्न है ना, इसमें किसी टर्न को टच नहीं किया ये फ्लक्स ग्रीन वाला, लेकिन यहाँ देखिए ग्रीन वाला दो तीन को टच कर दिया। यहाँ पर एक टर्म आएगा, एक लैंग्वेज टर्म आएगा, है ना, फ्लक्स लिंकेजेस। लिंक नहीं कहता कि इस व्यक्ति का लिंक बहुत ही दूर है ना, फलना फलना बाबू तक किसका क्या पहुंच है, होता है ना। तो बस यहाँ पर यह समझना है कि इस फ्लक्स का पहुंच 3 टर्न तक हुआ, इसको यदि हम अंदर और डाल देंगे तो हो सकता है 4-5 टर्न तक के ये पहुंच जाएगा। तो इसे टर्म को, यहाँ पर जो एक टर्म आएगा उसको हम बोलेंगे फ्लक्स लिंकेजेस। ध्यान से देखना है, क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेजेस। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है n×5 होता है। इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिखिएगा तब समझ में और आएगा। फ्लक्स लिंकेजेस, ठीक है, इसको घेरिए। हम छोटा छोटा टर्म आपको समझाते चलेंगे, टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, और टेक्निकली चीज़ है, इसको आप बार बार नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज के बाद से यदि पढ़िएगा इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम आपके नज़दीक आ चुका है। तो फ्लक्स लिंकेजेस लैम्डा से सूचित करेंगे, n×5 होगा। n क्या है, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, वेयर n जो है क्या है, नंबर, नंबर ऑफ टर्न, टर्न्स, ठीक है। फाई क्या है, फ्लक्स इन वेबर, शॉर्ट फॉर्म में WB लिखते हैं हम लोग। आज समझ में, यानी फ्लक्स लिंकेजेस का कभी कोई यूनिट पूछ दे, यूनिट पूछ दे तो ध्यान से देखिएगा, क्या बताइएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर टर्न, WB×T, है ना, पूरा लिख देते हैं, वेबर टर्न। वेबर टर्न इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। लिंकेजेस, लिंक है ना, लिक नहीं। हम आगे चलेंगे तो देखेंगे फ्लक्स लिक भी होता है। लिक का मतलब हो गया, जैसे मान के चलिए एक घैला है या एक ड्रम है, उसमें थोड़ा सा कोई होल हो गया यानी छेद हो गया, तो पानी लीक कर गया। यदि उसमें तेल रखे हो तो तेल बोलेंगे लीक कर गया। अब साइकिल है, उसका हवा नहीं कहते निकल गया, लीक कर गया यानी पंक्चर हो गया, तो वो लीक अलग चीज है और लिंकेजेस अलग चीज है। लिंक अलग चीज है, ठीक है, दोनों को समझना है, लिक और लिंकेज। लड़के लोग का यही सब टर्म छोटा छोटा है जो कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से उसको गलती होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो फ्लक्स लिंकेजेस आपको समझ में आ गया होगा, फ्लक्स लिंकेजेस है क्या, ठीक है, मेरी बात को समझ लीजिएगा। फ्लक्स लिंकेजेस, ये फ्लक्स है, फाई है, इस क्या है, टर्न है, इसको लिंक कर रहा।
ये अप डाउन होता है ना, इसको हम इन करवाए हैं, आउट करवाए हैं, इन करवाएंगे, आउट करवाएंगे। ऐसे करने में कुछ समय भी लग रहा है हमको। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उस टाइम पर भी निर्भर करेगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो फ्लक्स लिंकेजेस पर भी निर्भर करेगा। यानी चेंज इन जो फ्लक्स लिंकेजेस हो रहा है ना, फ्लक्स लिंकेजेस में जो चेंजिंग हो रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तब जाके हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। यह बात कौन बतलाए हैं? तो फैराडे साहब बतलाए हैं, है ना। तो अभी हम उसी नियम पे आएंगे और चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक समझ में आया? क्लियर? आगे चलें। अब लिखिए फैराडे लॉ ऑफ फैराडेज लॉ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, है ना। क्या है ये नियम, उस पर बात करते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। और हम बता ही तो रहे हैं आपको कि मेरा थोड़ा सा क्लास को देख लीजिए, और जो वर्ड आता है उसको बार बार लिखिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और सब क्वेश्चन आपको इंग्लिश में सोल्व होगा, तब जाके देखिए कि आपका मार्क्स कितना अच्छा आएगा। क्योंकि क्वेश्चन भी कभी कभी आता है एग्जाम में, तो बोलता है कि यदि क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में, है ना, कुछ भी डिफेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है जिससे आप समझ नहीं पाते हैं, तो बोलता है कि अंग्रेजी में जो क्वेश्चन लिखा है ना वही मान्य होगा। तो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए, आपको आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा इसमें कुछ लिखा हुआ है ना। टेक्निकली लैंग्वेज बहुत आसान होता है, ये कोई हम अथी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। कोई सब्जेक्ट का पेपर जैसे हो गया, जैसे कि इंग्लिश हो गया, लिटरेचर हो गया, नहीं भाई एकदम वही होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, ऐसे इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। दो चार दस, हर क्लास में दो चार दस मीनिंग आ रहा होगा, उस मीनिंग को बार बार रिवीजन करिए। 10 से 20 क्लास देखते देखते आपका सारा टेक्निकल का इंग्लिश समझ जाइएगा। अभी तो मशीन स्टार्ट नहीं किया, मशीन स्टार्ट करेंगे तो ये सब उसमें आता है। चलिए, तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, कहता है क्या? तो इसका दो गो नियम है। क्या है? दो नियम है। पहला नियम यही कहता है, जो अभी जस्ट इसके पीछे समझा है ना, कि यदि कोई कंडक्टर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करे या उसको कट करे, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और सेकंड नियम कहता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका वैल्यू कितना होता है, माने मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, तो वह बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बराबर होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो हम लोग देखेंगे, इसमें दो नियम है। तो आइए पहला नियम पर हम लोग चर्चा करें और देखें। फर्स्ट लॉ, इसका दो नियम है। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा? वेन एवर अ कंडक्टर कंडक्टर कट कट और लिंक, वेन एवर ए कंडक्टर कट और लिंक द मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स
whenever a conductor cut or link the magnetic flux linkages magnetic flux, the EMF induce induced in the conductor। मतलब ये कह रहा है, जब कोई कंडक्टर कंडक्टर का हिंदी होता है चालक। जब कोई चालक जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को कट करे कट करेगा या या लिंक करे या लिंक करे तो करे तो उस उस चालक में उस चालक चालक बोलने का मतलब कंडक्टर, याद रखना। यानी उस चालक में चालक में विद्युत वाहक बल विद्युत विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना हमको लिखना डिफिनेशन वगैरह है भी नहीं, लेकिन आपके लिए हम लिख देते हैं ताकि आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। और ये अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, है ना। क्या बोला गया कि व्हेन यू आर ए कंडक्टर कट और लिंक द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, कोई कंडक्टर है यानी कि चालक है, कट कर दे या लिंक कर दे। अब कट लिंक दोनों भी जस्ट समझा देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, लिंक करे या कट करे। अभी लिंक देखे हैं, और कट भी अभी समझा देते हैं, आगे चलेंगे तब। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में ना क्या उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। हिंदी में देखिएगा तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, विद्युत वाहक बल। बुक में देखिएगा तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, है ना। हम लोग जो ईएमएफ लिखते हैं ना, ईएमएफ को होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पहला नियम यही कहता है कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को कट करेगा या लिंक करेगा तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये पहला नियम है, और इसमें कुछ है ही नहीं है। अब आइए इसका दूसरा नियम क्या कहता है, इतना पहले नोट करिए। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ बोलता है, सेकंड लॉ सेकंड लॉ यानी सेकंड नियम क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF the magnitude of induced EMF is the rate of change of the rate of the change of flux linkages।
induced EMF, the magnitude of induced EMF is equal to, is यहाँ पे इक्वल छूट गया, is equal to, equal is equal to the rate of, the rate, the rate of change of फ्लक्स लिंकेजेस। मतलब ये हो गया कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर दर के अनुक्रमानुपाती, या बोल सकते हो आप अनुक्रमानुपाती, या लिखो सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती होता है, होता है। अर्थात, अर्थात E is directly proportional to फ्लक्स लिंकेजेस। क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, यानी नीचे रेट का मतलब हो गया टाइमिंग, और फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब हो गया एन इंटू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई टू माइनस एन फाई वन और डिवाइड बाई टी। ई इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में एन इंटू डी फाई बाई डी टी, और 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 दूसरे शब्दों में लिखे तो E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। माइनस क्यों टर्म आया? यहाँ पर लिखेंगे माइनस आया है, माइनस साइन, साइन बाई लेंज लॉ, बाई लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ के कारण माइनस साइन आया है। माइनस, ध्यान से देखिए, ये जो माइनस साइन लिखे हैं ना, वो अभी सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड आया, जो उसका परिमाण आया, इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस का। अभी जस्ट हम समझाए थे कि फ्लक्स लिंकेजेस क्या है, देख लीजिए फ्लक्स लिंकेजेस एन फाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, यानी फ्लक्स जो लिंकेज हो रहा है उसमें चेंजिंग हो रहा है, और चेंजिंग होने में टाइम लग रहा है। तो कैसे चेंजिंग हो रहा है, कैसे टाइम लग रहा है, अब हमारी बात को समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए कि ये फाई है ना, अभी यहाँ पर 10 टर्न को ये टच किया, इसको और अंदर करेंगे 20 टर्न हो सकता है आरस में, यानी फ्लक्स की वैल्यू, ध्यान से, ये जो फ्लक्स है मान के चलिए कि 5 वेबर है, 10 टर्न को टच किया, हो सकता है कि इसकी वैल्यू हो गया 20 वेबर, और वो 20 टर्न को टच किया। चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? तो वही हम वहाँ पर लिख दे रहे हैं, चेंजिंग में जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा अभी, ये जो लिखे हैं एन फाई टू, फाई टू मतलब फाई वन फाई टू से स्टार्टिंग में था 5 वेबर, अब हो सकता है कि 10 वेबर हुआ है ना, 5 टन को टच करा था, अभी भी 5 टन को टच करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्लक्स की। तो वही यहाँ पर लिखे हैं चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस, फ्लक्स लिंकेजेस चेंज हुआ कि नहीं? पहले वैल्यू कम था, फिर बाद में ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं हम लोग, यही चेंजिंग हो गया। और रेट का मतलब समय से भागा देना, तो टाइम से भागा दे दिए, एन कॉमन है निकल गया, और फाई टू माइनस फाई वन है,
तो उसमें हम लोग डी लगाते हैं। डी देखिए, आप लोग को हम बार बार बोले हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग पेपर पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स में जो 11th और 12th में पढ़ना था। नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, फिजिक्स कभी न कभी पढ़े होंगे तो मालूम होगा। हम यहाँ पे ये चेंजिंग के लिए थोड़ा सा जब चेंजिंग करेंगे तो डिफरेंशिएशन डी लगाते हैं, है ना। तो डी फाइव बाई डी टी लगाएं। डी का मतलब हो गया फ्लक्स में चेंजिंग है, और डी टी का मतलब टाइम में चेंजिंग है। अब मान के चलो कि यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला जो फिगर हम बनाया है, आइए मान के चलिए यहाँ से जो हम लेके जा रहे हैं तो कुछ समय लग रहा है ना जी, अंदर किए 5 सेकंड लगा, फिर बाहर निकालें 1 सेकंड में हो सकता है निकाल दिए, फिर हम अंदर करेंगे फिर 6 सेकंड लग सकता है। तो टाइम में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, तो टाइम में भी चेंजिंग हो रहा है, और यहाँ पर फ्लक्स में भी चेंजिंग हो रहा है। फ्लक्स कभी ज़्यादा अंदर जा रहा है और कभी कम जा रहा है। मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा आपको, बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो हो गया फ्लक्स का चेंजिंग हो गया, है ना, फ्लक्स लिंकेजेस का चेंजिंग हो गया, और नीचे टाइम हो गया। तो ये फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ये जो आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है। क्लियर, मतलब यह बतलाया कि किसी भी कंडक्टर में यदि फ्लक्स लिंक कर रहा है या फ्लक्स कट कर रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वह कितना वैल्यू का होगा, तो इतना वैल्यू का होगा। एन जहां टर्न हो गया, फाइव हो गया जो फ्लक्स हो गया, और डी टी जो हो गया वो टाइमिंग हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, यानी वोल्टेज है ये। सप्लाई नहीं दिए हो, ध्यान से समझना, यही चीज मैं बार बार बताना चाहता हूँ। आप एक होता है कि 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, यानी 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिए, वो अलग सोर्स हुआ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अंदर खुद हो रहा है, ये अलग है। दोनों का यूनिट सेम होता है ना। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है, और जो वोल्टेज सप्लाई देते हैं उसका भी यूनिट वोल्ट होता है। तो इसी चीज को, ये छोटा छोटा चीज जब समझिएगा, और तभी तो आप मशीन को कंप्लीट समझ पाइएगा, अदरवाइज थोड़ी आपसे मशीन समझ में होगा। फिर क्या हो जाएगा कि रटिएगा, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब जब क्लास ये बात कर रहे होंगे, इस क्लास को देख रहे होंगे आप लोग, इसके बाद हम जब मशीन चलेगा उसमें जब देखिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो मशीन है, पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। परीक्षा तो छोड़िए, परीक्षा तो निकलेगा ही निकलेगा, सब्जेक्ट को समझने में अच्छा भी लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आप धैर्य बनाए रखिए, और हम आपका टेक्निकल का जिम्मेवारी लिए हैं। 50 नंबर या 60 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पावर होल्डिंग में, हम उसका पूरा तैयारी करवाएंगे। आप एकदम इसको बात करते रहिए, है ना। जो लड़का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देगा वो 40+ क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और जो थोड़ा बहुत इग्नोर करेगा या थोड़ा बहुत भी देखेगा, 30+ उससे जरूर होगा। लेकिन आप एफर्ट बना के रखिए, है ना, कि 40+ क्वेश्चन हमको सोल्व करना। अभी तो हम थ्योरी ही ले चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे आपको, बिल्कुल करा देंगे। धैर्य बनाइए, यहाँ आइए। तो यहाँ पर क्या हो गया, E इज इक्वल टू, हम माइनस को साइन लगा दिए, एन इंटू डी फाइव बाई डी टी लगा दिए। तो कोई बोलेगा कि सर माइनस क्यों आया, तो यहाँ पर लिख दिए कि माइनस लेंज लॉ के कारण आता। लेंज लॉ क्या है, अब उसको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से हम इस डिस्कशन पे और चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा। अब आइए ध्यान से समझिएगा, अभी हम दो चीज लिखे थे, कि कट और क्या लिखे थे, लिंक। तो लिंक तो समझ गए, अब थोड़ा कट के बारे में समझ लीजिए। तो कट के बारे में समझने के लिए हम आपको मैग्नेट जिस दिन बताए थे उस दिन भी बताए थे कि ये मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका साउथ पोल है ना। तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स आ रहा होगा, और साउथ पोल में फ्लक्स जा रहा होगा। देखिए ईएमएफ जो उत्पन्न होता है ना, वो उत्पन्न होने के लिए दो तरीका होना चाहिए, दोनों में से कोई फॉलो किया। ये देखिए फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है ना, जो नॉर्थ से आ रहा है और साउथ की ओर जा रहा है, एकदम नहीं कहते झमझम बारिश हो रहा है, इस तरह से समझना है। ये फ्लक्स है, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो हम देख नहीं पाते हैं उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोला सर इमेजिनरी मैंने क्या होता है, अरे भैया काल्पनिक, कल्पना करते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम कल्पना करेंगे काश हम हवाई जहाज में उड़े, उड़ नहीं रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, है ना, इमेजिनरी कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, है ना। तो वही वाली बात। अब इसमें हम क्या बताए थे आपको, कि एक कंडक्टर को लाइए, एक कंडक्टर को लाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कंडक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, इसमें भी हमारा करंट जा रहा है ना। इसमें भी हमारा क्या जा रहा है,
करंट जा रहा था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता था और यह फील्ड दोनों में टक्कर होता था, जिसकी वजह से ये घूमने लगता था। तो अब रुकिए, वो वाला चीज़ था अलग चीज़ कि हम जब करंट दिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, एकदम एक एक चीज़ समझा देते हैं आपको। जब हम करंट दिए थे तो अगले क्लास में बताए थे कि करंट जब देंगे इसमें तो इसमें भी फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, और जब फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, है ना, तो एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से इस कंडक्टर में मोशन हो जाता है। आप चीजों को समझिएगा, अब रुक जाइए अब यहाँ पर। ये फ्लक्स है और ये बीच में हम कंडक्टर रख दिए हैं, कॉइल जिसको बोलेंगे, इसको हम मूव करवा देंगे, घुमा देंगे। तो घुमा देंगे तो ये कंडक्टर तो अभी ओपन है, तो इसमें EMF उत्पन्न हो गया इस कंडक्टर में। और यदि इस कंडक्टर को हम क्लोज कर देंगे, क्लोज करने का मतलब ध्यान से देखिएगा, यही कंडक्टर आपका है, लीजिए इसको क्लोज कर दीजिए, है ना, नीचे वो गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, है ना, लीजिए क्लोज कर दिया आप। तो ये गैल्वेनोमीटर जैसे लगाएगा तो इसका निडल में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें EMF आ चुका है, और सर्किट क्लोज करिएगा तभी ना करंट फ्लो करेगा। अभी हम यहाँ पर कुछ क्लोज नहीं किए हैं, ऐसे ही ओपन रखे हैं, है ना, तो सिर्फ EMF इसमें उत्पन्न हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, है ना। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। तो ऐसे इंड्यूस्ड EMF को हम लोग बोलते हैं, है ना, कट रूल। कौन सा रूल यहाँ पर उत्पन्न हुआ? कट। किसको कट किया? तो ये कंडक्टर पर जो है ना फ्लक्स को कट किया। और इसके पहले वाला जो हम लोग फिगर बनाए थे, ये वाला जो फिगर बनाए, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, और यहाँ से आपका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फ्लक्स आ रहा है, अभी देखिए ये लिंक किया है। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है जी? यहाँ पर का जो कॉन्सेप्ट है वो लिंकिंग है। क्या है? लिंक कर रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लक्स लिंक कर रहा है, और यहाँ पर फ्लक्स कट कर रहा है। आ रहा समझ में? लिंकिंग और कट समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसीलिए अभी यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे जनरेटर मोटर, जब हम पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर, तो ये सब सारा रूल वहाँ पर यूज होगा। हम बोलेंगे फ्लक्स कट कर गया, हम बोलेंगे कंडक्टर फ्लक्स को लिंक कर लिया, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस बातों का सारा का निचोड़ ये निकला, है ना। अब जो हम फ्रेश वे में यहाँ बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से रखिएगा। हम क्या बोले कि इंड्यूस्ड EMF होता है। कैसे होता है? तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या लिंक करे, तो उस कंडक्टर में EMF आ गया, यही फ्राइडे साहब बताए। सेकंड लॉ कहता है कि कितना उत्पन्न होता है जी EMF, तो बोलता है E इज इक्वल टू एन इंटू d∅dt। इतने दुइये को याद रखना, आपको कहीं परिभाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। पहला नियम यही ना बोला कि कोई भी कंडक्टर है फ्लक्स को यदि कट कर देगा या लिंक कर देगा तो उसमें EMF हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है। सेकंड बोला कितना होगा भाई, उसका अमाउंट क्या होगा, तो E इज इक्वल टू एन इंटू d∅dt, और एन क्या गया, थोड़ा माइनस लगा दीजिएगा तो शुद्ध हो जाएगा। आगे बताएंगे कि माइनस क्यों लगाते हैं, है ना। तो बोलेगा कि माइनस कहाँ से आता है, ये बात को कंप्लीट बताने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि लेंज लॉ के नियम से आता है। लेंज लॉ के नियम क्या बोलता है, हम आगे चलेंगे, अभी बताएंगे, अभी पेशेंस रखना। हम बोल रहे थे कि EMF उत्पन्न होता है, तो EMF को अब एक अलग ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि जीवन भर आपको ये याद रहेगा, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे याद रहेगा? EMF उत्पन्न होने के लिए, EMF, है ना, उत्पन्न होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए, होने के लिए किन किन चीजों को होना जरूरी है? तो पहला, सेट ऑफ कंडक्टर, सेट ऑफ कंडक्टर। दूसरा, फ्लक्स। तीसरा, मोशन, रिलेटिव। अभी देखिए, अभी जो आप लोग देखे तो उसमें यही तीन चीज नजर आ रहा है आपको, और तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये
डिफ्लेक्शन हुआ, कैसे हुआ, तो ये फ्लक्स है और ये कंडक्टर है और ये इन हो रहा है, आउट हो रहा है, यानी मोशन हो रहा है। तीन एलिमेंट, दो ही चीज हमारे पास होना चाहिए, है ना, क्या क्या, फ्लक्स लॉ, दूसरा कंडक्टर लॉ, और एक चीज और, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन लॉ। रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हो, सापेक्षिक गति, बिल्कुल जानते हो आप लोग। रिलेटिव मोशन थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा दें। आप देखिए ट्रेन पर बैठते हो, ट्रेन चल रही है, लेकिन रोड के किनारे जो पेड़ पौधा लगा हो वो चलता नहीं है, लेकिन आपको महसूस होता है कि पेड़ हमसे पीछे भाग रहा है, हम आगे जा रहे हैं, नहीं, रिलेटिव मोशन हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, दो बस पे जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाइएगा और सेम स्पीड पे, तो लगेगा कि हमारे बगल में जो बैठा है खिड़की के पास में, लगता है उससे गप करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में किसी का स्पीड कम है या किसी का बेसी है तो पता चल जाएगा। मान के चलिए आपकी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, तो आप उसके स्पीड से ऐसे ऐसे करके आगे निकले। जब एक समय आएगा दोनों का गाड़ी सामने आएगा, तो लगेगा कि सामने है, आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो तुरंत निकल जाइएगा। आपको एहसास होगा कि हम आगे चले गए, उसको एहसास होगा कि हम पीछे आ गए। रिलेटिव मोशन ये है ना, सापेक्षिक गति। तो हम यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए तीन बातों को याद रखना है। कौन कौन? तो एक सेट ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा फ्लक्स होना चाहिए, और तीसरा में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इसको VVI पॉइंट करके नोट कर लीजिए, उतना नहीं भी याद रखिएगा आप लोग, तो ये वाला तो याद रखिएगा कम से कम। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होना चाहिए जी, फिर से रिवीजन कर लीजिए। सेट ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो आप आइए इनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझाने का प्रयास करें। ध्यान से, रिलेटिव मोशन क्या वो समझाए। मान लीजिए कि ये जो पेन है हमारा, ये जो पेन है हमारा, अभी जो हम एक जनरल भाषा में समझाएंगे, आजीवन याद रहेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। आप अपने भाई बंधु को भी समझाइएगा, बहुत अच्छे तरीका से वो समझ जाएंगे। अभी देखिए, ये पेन जो है जिसपे हम लिख रहे हैं, है ना, मान लीजिए कि ये फ्लक्स है, और ये जो जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं उसको मान लीजिए आप कंडक्टर है। तो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड तो अभी स्थिर है और हमारा पेनमा ना मूव कर रहा है जी। देखो पेन हमारा मूव कर रहा, तो कुछ ना कुछ इस पर लिखावट आ गया, फिगर आ गया। ये जो फिगर आया है यही आपका ईएमएफ है। ध्यान से देखना, क्या किए, कंडक्टर को स्थिर रखे हैं और फ्लक्स को मोशन करवा दिए हैं, तो ईएमएफ उत्पन्न हो गया। यानी बोर्ड स्थिर था, अब पेन को हम मोशन करवाए तो कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें लिखावट आएगा, फिगर आएगा, यही तो ईएमएफ है। या दूसरे टर्म में ये कहेंगे कि हम पेन को स्थिर रखेंगे और एक भैया को बोलेंगे कि बोर्ड को हिलाइए डुलाइए, तो बोर्ड को क्या करेंगे, आगे पीछे कर देंगे वो। अभी तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि हमारा पेन में हिला, ऐसा नहीं समझना। हम पेन को स्थिर रखे हैं और एक व्यक्ति उधर से बोर्ड को पकड़ा है, बोर्ड को लेकर उधर चला गया, या बोर्ड को इधर लेके आया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखावट आएगा, दैट मीन्स ईएमएफ आएगा। आ रहा है समझ में? तो जो लिखावट इस पे हो रहा है, जो लिख रहा है, या हम बोल सकते हैं कि जो उग रहा है ना, जो फिगर ड्रॉ हो रहा है, वो ईएमएफ है। और पेन और ये बोर्ड आपका क्या है, एक को फ्लक्स मानिए तो एक को कंडक्टर मानिए। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन समझ में आया। या तो ये स्थिर है तो ये मोशन में है, फिर भी कुछ फिगर बना, या इसको हम स्थिर कर देंगे और इसको मोशन में कर देंगे, फिर भी फिगर बनेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर यदि हम कंडक्टर को मोशन में करा दें और फ्लक्स को स्थिर रखें, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। या कंडक्टर को बोले कि तुम स्थिर रहो और फ्लक्स को बोले कि मोशन में आ जाओ, फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यह बात कौन बतलाए? तो फैराडे लॉ ऑफ, फैराडे साहब बताए, है ना। बात समझ में आया? हम बहुत बेसिक वे में बहुत स्थिर से आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने का प्रयास किया। क्लियर?
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जो समझ गए। अब जो हम यहाँ पर माइनस साइन लाए थे, अब थोड़ा उसको समझा देते हैं कि माइनस साइन जो आया था ये लेंज लॉ के कारण आया। लेंज लॉ क्या कहता है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, ईएमएफ समझ में आ गया। आइए, लेंज लॉ। लेंज लॉ इफेक्ट इज ऑलवेज opposes the cause। एक लाइन में छोटी सी भाषा में, ठीक है। हुआ कैसे, तो ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ये जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे हम बताएं कि ये में उत्पन्न होता है। और ये जो माइनस साइन आया, यही लेंज लॉ के कारण आया है। तो लेंज लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लेंज लॉ को आप ऐसे समझिएगा, आप पढ़े होंगे गति का नियम, तो उसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़े होंगे, है ना। एक्शन जो होता है और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अमाउंट उसका सेम होता है ना। मतलब ये होगा कि कहीं पर आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन से, तो वो भी आपको 10 न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता होगा। जस्ट यही समझना है। ध्यान से, ये जो ईएमएफ है किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो फ्लक्स के कारण हुआ, है ना। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये अपोज करेगा, विरोध करेगा, किसका, उस फ्लक्स का, जिसके कारण जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसी को विरोध करना ही लेंज लॉ कहता है। बस यही नियम समझिए। इफेक्ट इज ऑलवेज अपोजेस द कॉज, जिस कारण से जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसी को ये क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा। लेंज लॉ यही बोलता है। मान के चलिए कि आपका जो सर्किट क्लोज है, उस तार में हम बोले कि इस कंडक्टर में ये में उत्पन्न हुआ, और यह कंडक्टर यदि क्लोज कर दिए आप लोग, तो इसमें इसमें करंट भी फ्लो करेगा, करंट भी फ्लो करेगा, है ना। तो ये जो करंट का डायरेक्शन होगा, है ना, वो इस फ्लक्स के डायरेक्शन को अपोज करेगा। हम एक फिगर भी लाएंगे, उस फिगर की सहायता से भी हम लोग इस कंसेप्ट को देखेंगे, क्लियर करेंगे। बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए, लेंज लॉ समझ में आया। इफेक्ट इज ऑलवेज अपोजेस द कॉज, आप इसको लिख सकते हैं, जिस कारण से जिस चीज की उत्पत्ति हुई उसका यह विरोध करता है। हम लिख सकते हैं। आए समझ में, आपको इतना विशेष जानने की आवश्यकता है नहीं, इतना से आपको काम चल जाएगा। तो अब आइए, अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है वो दो टाइप का हुआ है। एक को बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक को बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, माने स्थिर, एक को गति। ध्यान से, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो होता है दो टाइप का, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक जो होता है स्टैटिकली, स्टैटिक, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक होता है म्यूचुअल या म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। है समझ में। डायनेमिकली कब होगा, तो ध्यान से रखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, समझ लेना।
नोट, नोट नहीं, आप इसको ऐसे समझेंगे। डायनेमिकली कब होगा? कंडक्टर और फ्लक्स, यही दो चीज तो है उत्तरदायी ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए। पहला कंडक्टर, दूसरा फ्लक्स, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। तो कंडक्टर यदि मोशन में है ना, और फ्लक्स स्थिर है, स्टैटिक है, फ्लक्स स्थिर हो और कंडक्टर गति में हो, तो इससे जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, गतिमान विद्युत वाहक बल। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बोलेंगे कि जिसमें कंडक्टर अस्थिर हो और फ्लक्स मोशन में हो। ऐसे लिख लिख के आप लोग याद करिए, समझ करके एकदम छोटा छोटा पॉइंट में, है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब जहां कंडक्टर बेचारा स्थिर है, एकदम नहीं मूव करेगा, बोलेगा कि लो हम स्थिर हो गए, हम कंडक्टर, हम स्थिर है, और हमारे आगे पीछे एकदम फ्लक्स दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना, तो हमारा में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चुका है। अब हमरा से कोई तार खींच करके बॉल जोड़ देगा छोटा मोटा, तो जलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बेचारा क्या है कि अब मान के चलिए कि देखो ऊपर का जो सेलिंग है, वहां से फ्लक्स नीचे आ रहा है, नीचे वाला साउथ पोल है, ऊपर वाला सेलिंग नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो ऊपर से फ्लक्स नीचे आ रहा होगा, और हम यहाँ से इधर और इधर हम हो जाए, है ना, हम यानी मोशन में आ जाए, तो हो गया डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कंडक्टर मूव किया, हम कंडक्टर हैं, हम मूव कर रहे हैं, और रूम में जो है ऊपर के सेलिंग से नीचे फ्लक्स एकदम एकदम आ रहा है, तो ईएमएफ तो उत्पन्न होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि कंडक्टर होना चाहिए और फ्लक्स होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ईएमएफ उत्पन्न होगा ही होगा। यही तो फ्राइडे साहब बताए हैं, आए समझ? तो वैसे ईएमएफ को बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हम स्थिर रहेंगे और फ्लक्स घूमते फिरते रहे, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली दो टाइप का, एक सेल्फ, एक म्यूचुअल। म्यूचुअल क्या होगा वो भी समझाएंगे, समझ में आ रहा? तो क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए आप लोग। बहुत मेहनत से आपको हम एक एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास था, अब ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे, आप इन चीज़ों को छोटा छोटा लिखना, अपने भाषा में लिखना है, विशेष कुछ करना नहीं है, लंबा चौड़ा ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना। लेक्चर को रेगुलर एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, है ना, स्किप ना करिएगा वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसको हम दो तीन फिगर से समझाने का प्रयास किए। फ्लक्स लिंकेजेस समझे, इसका यूनिट समझे हम लोग, है ना, फराडे साहब का नियम को देखे, ये दो नियम दिए, पहला नियम ये था, और दूसरा ये फार्मूला इससे आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ यही हो गया, जिसको हम लोग वोल्ट बोलेंगे, इसका यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास किए कि डायनेमिकली और स्टैटिकली फ्लक्स कट रूल यहाँ पर समझे कि कैसे फ्लक्स को कट किया जा रहा है और फ्लक्स को कैसे लिंक किया जा रहा है। एक एक छोटा छोटा जो टर्मोलॉजी यूज हो रहा है वह टर्म हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद यह देखें कि ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए क्या क्या हमारे पास होना जरूरी है। तो सेट ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, मैंने कंडक्टर का वो सेट रहना चाहिए, फ्लक्स रहना चाहिए, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये तीन बात इतना ही याद रखिएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट, और कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया आपको कि यह हमारा पेन मान के चलो कंडक्टर है, तो बोर्ड को फ्लक्स मानो, बोर्ड को स्थिर रखो, हम देखो इसको पेन को हिला डुला रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखावट आ रहा है। या फिर दूसरे टर्म में ये बोलो कि हम पेन को स्थिर रखेंगे और बोर्ड को तुम हिलाओ डुलाओ, फिर भी कुछ ना कुछ लिखावट होगा। यही कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं कि या तो फ्लक्स मूव करे या कंडक्टर मूव करे। यदि ऐसा होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ होगा। यदि कंडक्टर मूव कर रहा है तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और कंडक्टर स्थिर है, फ्लक्स मूव किया तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा ही होगा, ऐसा समझ में? यही चीज तो बतलाए हैं कौन? तो फ्राइडे साहब बतलाए हैं। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें एक लेंज लॉ आया था, माइनस टर्म आया था लेंज लॉ।
लेंज लॉ बोलता है कि जिसके कारण जिस चीज की उत्पत्ति हुई उसको वो विरोध करेगा। यहाँ पर ईएमएफ फ्लक्स के वजह से आया तो फ्लक्स को अपोज करना काम है ना। फ्लक्स को क्या करेगा, वह ईएमएफ विरोध करेगा, रोकेगा, है ना, अपोज करेगा। सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में ये आपके लिए काफी है इतना ही समझने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना टाइप का होता है, तो दो टाइप का हम बता ही चुके हैं, डायनेमिकली, स्टैटिकली। किसको डायनेमिकली बोलेंगे, किसको स्टैटिकली बोलेंगे, इस चीजों को भी हम लोग देख चुके हैं। तो ओवरऑल आपका क्लास जो है कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर करिएगा, और आपका जो सुझाव है वो भी हमें दीजिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और रेगुलरली वॉच करिए इस वीडियो को, है ना, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।